हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जोशी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपकी यूनिट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं हम। कौन सी बुक से कर रहे हैं हम? यहाँ पर आपका पाथ फाइंडर बुक से कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, आपकी जो बायोकेमिस्ट्री दे रखी है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर है क्या है आपका? बायोमोलिक्यूल एंड कैटालाइसिस। बायोमोलिक्यूल एंड कैटालाइसिस। देखिए क्या गाइस, यहाँ पे आपको एक एक यूनिट की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। डेली में एक वीडियो आपकी अपलोड करूंगी चैप्टर के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो देखें जरूर। वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए हम क्या कह रहे हैं। बायोमोलिक्यूल, बायो मीन्स क्या है आपका? जैव। बायोमोलिक्यूल, बायो मीन्स हो गया आपका जैव। ठीक है, और मॉलिक्यूल मीन हो गया आपका अणु। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं आपके, उनका क्या रोल होता है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, बायो जैव, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? अणु। तो ये जो बायो मॉलिक्यूल होते हैं, इनका हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों हम इनका यूज करते हैं, हमारी बॉडी के लिए इनका क्या यूजफुल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्या दे रखा है। बायोमोलिक्यूल। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल एक क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। किसके बेस पर? कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कार्बन बेस्ड, क्योंकि इनके अंदर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। क्योंकि देखिए आपके पास आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, शुगर होते हैं, ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होंगे, देन क्या करेंगे? 3 and 3 ये क्या करते हैं? मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे 12 हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट होकर के एंड 6 ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट होकर के। तो इसीलिए कहा है कि बायोमोलिक्यूल क्या है? कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, कार्बनिक अणु हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या होते हैं बच्चों? बायोमोलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, देन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मोर देन 25 केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट से क्या है हमारे? जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो ये क्या है? 25 से ज्यादा नेचुरल अकरिंग। ठीक है, मोर देन 25 नेचुरली केमिकल एलिमेंट जो है, केमिकल एलिमेंट, ये जो केमिकल एलिमेंट हैं इनका क्या होता है? बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। 25 से ज्यादा जो केमिकल एलिमेंट हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोर देन 25 नेचुरल केमिकल एलिमेंट बायोमोलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपका? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया आदि। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर आदि, इनका क्या होता है? हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल होता है, बायोमोलिक्यूल्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर 99% कौन से एलिमेंट? 4 एलिमेंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? आपका कार्बन हो गया। कौन से हो गए एलिमेंट? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हो गया आपका नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है? केमिकल एलिमेंट के आपस में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं केमिकल एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं। ठीक है,
तो 25 से ज़्यादा जो नेचुरल केमिकल एलिमेंट है वो हमारी बॉडी की लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इनके अंदर 4 मोस्ट एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में, जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए बायोमॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो ये क्या बनाते हैं आपस में, ये जो केमिकल एलिमेंट हैं ये मिलकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के कंपाउंड बनाते हैं, एक तो क्या हो गए लार्ज हो गए और एक हो गए स्मॉल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स को भी किस में डिवाइड किया गया है, आपके स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे उनको क्या कहा जाएगा, माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, और जो लार्ज होंगे जिनका उनको क्या कहा जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल। तो आपके बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है किसके अंदर, स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स या फिर माइक्रोमोलिक्यूल एंड सेकंड हो गया आपका मैक्रोमोलिक्यूल। तो देखिए हम क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे अंदर जितना भी मटेरियल हुए जैसे कि डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फैटी एसिड्स हो गए, ये सब किससे मिल करके बन रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिल करके बन रहे हैं। अमीनो एसिड है, प्रोटीन है। ठीक है, तो सभी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये एलिमेंट कैसे हैं, केमिकल एलिमेंट हैं जो कि आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं गाइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब हम देखते हैं स्मॉल बायोमॉलिक्यूल एंड देन लार्ज बायोमॉलिक्यूल। तो देखिए स्मॉल बायोमॉलिक्यूल के अंदर आपका आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइज होते हैं तो क्या होगा, जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, लेकिन जब ये आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, फिर अगेन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या हो रहा है, इनका पॉलीमराइजेशन हो रहा है। पॉलीमराइजेशन, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है लेकिन ये पॉलीमराइज होकर के क्या बनाएंगे, आपके डीएनए या फिर आरएनए। तो जब हम इनको सिंगल यूनिट में देखेंगे तो उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कह देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल या फिर अकेला क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है। लेकिन जब इसका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन होगा, आपस में जब ये अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल, जिसे क्या कहा जाएगा आपका डीएनए या फिर ये बनाएंगे आरएनए। ठीक है, डीएनए या आरएनए बनाएंगे। ठीक है, डीएनए आरएनए क्या है, आपके न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, क्या है ये, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए। ठीक है, इसके बाद में है आपकी शुगर। शुगर जैसे कि ग्लूकोज हो गई। ठीक है, शुगर क्या करते हैं, जब ये पॉलीमराइज होते हैं तो क्या बनाएंगे, ये पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, शुगर का पॉलीमराइजेशन होगा यहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद में आएंगे आपके अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड यहाँ से आप, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे समझें, उसके बाद आप अपनी बुक पढ़ें। देखिए आपके इजीली आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा, अमाइनो एसिड का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। देन किसका फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा गाइस, अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से आपकी प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और देखिए लास्ट हम लिखते हैं आपका फैटी एसिड। फैटी एसिड, तो देखिए फैटी एसिड जो है वो पॉलीमराइज नहीं होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड का पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो बायोमॉलिक्यूल हैं ये भी 2 टाइप्स के हो गए कि माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। माइक्रोमोलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यहाँ पर कम है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यहाँ पर कम है, किसके कंपैरिजन में, मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर
वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या है यहाँ पर, हाई है, जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। तो देखिए क्या कह रही है यहाँ पे आपकी बुक कि जो स्मॉल बायो मॉलिक्यूल होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, कितने से, 1000 से, लेस देन 1000 होता है, लेस देन क्या होता है, 1000 होता है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट जो है आपके मैक्रो मॉलिक्यूल के ग्रेटर देन 1000 इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, आपके न्यूक्लियोटाइड हो गए, शुगर हो गई, फैटी एसिड हो गई और अमाइनो एसिड्स हो गई। जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा देन मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए बायोमोलिक्यूल हमने देख लिया, बायोमोलिक्यूल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक जो केमिकल एलिमेंट है उनका क्या होगा, आपस में पॉलीमराइजेशन होगा, इन कंप्लीटली क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप की ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद में बायोमोलिक्यूल दो टाइप के हो गए आपके, माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल भी क्या होते हैं, जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, कितने से कम होता है, लेस देन 1000। ठीक है, 1000 से जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनको क्या कहेंगे हम, माइक्रोमोलिक्यूल। जिनके अंदर आपके न्यूक्लियोटाइड हो गए, अमीनो एसिड हो गए, न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा, शुगर्स के पॉलीमराइजेशन से ग्लूकोज के हो गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते जाते हैं, एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज होते जाएंगे। ठीक है, तो शुगर का फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। ठीक है, फैटी एसिड जो होते हैं आपके, लिपिड जो होते हैं, ये क्या नहीं बनाते हैं, पॉलीमराइज ये नहीं होते, इनका पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड और आपकी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड हो गया ये, और आपकी ये प्रोटीन, ये दोनों क्या हैं, इनफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल है। कैसे हैं ये, इनफॉर्मेशनल मतलब कि इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, क्योंकि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर। ये जेनेटिक मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, मदर एंड फादर दोनों अपना अपना 50-50% क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, देन उसकी प्रोजेनी के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए से क्या बनेगा, रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए बनेगा, और डीएनए जब क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, एंड ये आरएनए आएगा आपका साइटोसोल के अंदर, किसमें, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जब ये साइटोसोल में आएगा तो वहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू राइबोसोम क्या करेगा, एमआरएनए को रीड करेगा, एंड एमआरएनए को जब राइबोसोम रीड करेगा तो क्या करेगा, आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि डीएनए से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, डीएनए के पास में क्या है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए के पास में है। डीएनए चेंज हो गया आपकी आरएनए के अंदर, सॉरी डीएनए हुआ आरएनए, आरएनए से हुई प्रोटीन। तो जो फंक्शनल मतलब कि प्रोटीन यहाँ पर क्या है, हमारी फंक्शनल है, काम है डीएनए ने क्या दे दिया, आदेश दे दिया, लेकिन ये काम किसके थ्रू किया जाएगा, प्रोटीन्स के थ्रू। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनाए जाएंगे, केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो यहाँ पर फंक्शनल परफॉर्मेंस किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। तो इंफॉर्मेशनल जो मॉलिक्यूल हैं इनके पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स, ये कौन है आपके, डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि आरएनए भी है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये क्या है आपके इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल हो गए। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इनके पास में क्या होती है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है। प्रोटीन किसके पॉलीमराइजेशन से बन रही है, अमीनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं। हम आगे देखेंगे कि अमीनो एसिड कैसे पॉलीमराइज हो रहे हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं, देन इनका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में आपके डीएनए एंड आरएनए, ये किसके न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए बनते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर दी जाएगी। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, शुगर के पॉलीमराइजेशन से आपके क्या बन रहे हैं, पॉलीसैकेराइड बन रहे हैं। ठीक है, सिंपल शुगर होती हैं जिनका क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, देखिए पॉलीसैकेराइड है, शुगर जो है ये हमें क्या देती है, हम ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम कहते हैं ना ग्लूकोज चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनको काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है,
ठीक है बच्चों, ब्लैक कलर दिख नहीं रहा है, इसमें इंक थोड़ी कम हो गई है। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं क्या हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा क्या करूंगी आपको समझा दूंगी, ठीक है। ये समझ में आया? बायोमोलिक्यूल हमने देख लिया, माइक्रोमोलिक्यूल हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल हो गया, मैक्रो का पॉलीमराइजेशन होगा, सॉरी माइक्रो का पॉलीमराइजेशन होगा, देन किसका होगा, मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर, ये क्या है आपके माइक्रोमोलिक्यूल हैं, ये पॉलीमराइज होंगे, देन किसका फॉर्मेशन करेंगे आपके मैक्रोमोलिक्यूल का। तो अलग अलग जो मैक्रोमोलिक्यूल है इसका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड कराते हैं आपको, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनती है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से आपके डीएनए एंड आरएनए बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपके अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में आपका सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। हमने ये बोल दिया कि अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन ये अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, कैसे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, कैसे एक दूसरे से क्या होते हैं अमीनो एसिड कनेक्ट होंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, क्या रिलीज करेंगे, कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो रेस्ट 2 अमीनो एसिड होते हैं ये क्या होते हैं आपके स्टॉप कोडोन होते हैं, इसको जो आपके सेलुलोज सिस्टीन एंड पायरोलाइसिन होते हैं, जिनका क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन के स्टॉप में इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके 20 अमीनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 2 जो है क्या है आपके पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। ये 2 अमीनो एसिड हैं, इनका क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, जब स्टॉप कोडन आ जाता है तब ये अमीनो एसिड आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बताएं कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए अमीनो एसिड के पास में क्या प्रेजेंट होंगे आपके, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसके पास में अमीनो एसिड के पास में कौन कौन से केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड के पास में सबसे पहले होगा आपका कार्बन, देन होगा हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये केमिकल एलिमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, ठीक है। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि अमीनो एसिड के पास में पहले तो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन के साथ में यहाँ पर 4 कॉन्स्टिट्यूट होंगे इसके साथ में, तभी इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके साथ में क्या होगा, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगी, इसके पास में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है। अमीनो ग्रुप हो गया, ठीक है। NH3 हो गया अमीनो ग्रुप हो गया। और यहाँ पर क्या होती है, साइड चेन होती है, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर इतनी है, ठीक है, इतनी है। सभी अमीनो एसिड के पास में ये पोर्शन क्या होगा, सेम होगा। R स्ट्रक्चर जो है, R क्या है, सभी की जो 4th वैलेंसी बना रही है R जो है वो प्रोटीन की साइड चेन होती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड के पास में सभी की जो साइड चेन होती है वो अलग अलग होती है। इसी के बेस पर अमीनो एसिड एक दूसरे से स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। इनके अंदर इसी में डिफरेंस पाया जाता है। तो देखिए एक सिंगल अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। ये एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखते हैं सबसे सिंपल अमीनो एसिड है आपका ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन के पास में क्या होता है, ग्लाइसिन के पास में R की जगह पर एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन को क्या कहते हैं, हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ में यहाँ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, अल्फा ग्रुप हो गया। और यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है ये भी अल्फा कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या है, अल्फा अमीनो है, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया,
कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये अमाइनो ग्रुप हो गया, ये क्या हो गई आपकी साइड चेन हो गई और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो अब साइड चेन की हम देखते हैं कि ग्लाइसिन की साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन का अल्फा कार्बन COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर होगी आपकी क्या हाइड्रोजन और ये हो गया अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप हो गया और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा किसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर। एलानिन अमाइनो एसिड में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एलानिन, ये भी क्या है अमाइनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड के ये मोनोमर है, ये क्या है सिंगल अमीनो एसिड है, इनका पॉलीमराइजेशन मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, एलानिन है, एलानिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फर्स्ट आपका कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन अल्फा के साथ में, अल्फा कार्बन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अमोनिया ग्रुप आ जाएगा, अमीनो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अमीनो ग्रुप के साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, CH3। ठीक है, सभी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, याद भी हो जाएगी आपको। CH3 क्या है यहाँ पर इसके पास में, अलानिन के पास में क्या होगा, R ग्रुप, CH3 होगा एंड ग्लाइसिन के पास में R ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि अमीनो एसिड्स के पास में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखिए कार्बन तो सभी के पास में प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, देखिए हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के पास में ये चार जो केमिकल एलिमेंट होते हैं ये जो है वो इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, मोनोमर है, मोनोमर पॉलीमराइज करेंगे, क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके, ये प्रोटीन्स के। ठीक है, इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, एक अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और ये हाइड्रोजन एटम होता है और सभी की जो साइड चेन है जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, R क्या होती है, सभी के अंदर अलग अलग होती है, प्रत्येक जो अमीनो एसिड होता है इसकी अपनी अपनी साइड चेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है आपका ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से ही यहाँ पर अमीनो ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, आपका अल्फा अमीनो ग्रुप कहा जाएगा। क्या कहेंगे गाइस, अल्फा अमीनो। ठीक है, अल्फा अमाइनो ग्रुप, अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये दोनों क्या है, अल्फा अमीनो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अटैच नहीं सेम कार्बन से और इस कार्बन को क्या कहा गया है, अल्फा कार्बन कहा गया है। ठीक है, साइड चेन सभी की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है आपकी बुक में कि ये जो स्ट्रक्चर होती है सारे जो अमीनो एसिड हैं उन सभी के लिए सेम होगी स्ट्रक्चर, लेकिन किसके लिए छोड़ करके, प्रोलीन, क्योंकि प्रोलीन अमीनो एसिड ना बना करके क्या बनाता है, इमीनो ग्रुप होता है, इसके पास में क्या होता है, इमीनो होता है। ये अपनी जो साइड चेन होती है, इसकी साइड चेन यहाँ पर है, ये मेनली क्या हो जाती है, इसके साथ में बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, साइड चेन अलग नहीं होती, यहाँ सारी अटैच नहीं होती है, इसकी जो साइड चेन होती है प्रोलीन की, ये क्या करती है, अमाइनो के साथ में अटैच हो जाती है और क्या बना लेती है, इमीनो बना लेती है। इसलिए एक्सेप्ट अमीनो एसिड, बाकी जो रेस्ट अमीनो एसिड हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मल जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक ये क्या होती है, सभी की सेम होती है। तो देखिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ऑल अमीनो एसिड जो है वो, ऑल अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर जो है वो इनकी क्या होगी, सेम होगी एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, आपके प्रोलीन को छोड़ करके। प्रोलीन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोलीन के पास में अमाइनो ना होकर के क्या बनाता है, ये इमीनो बनाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। प्रोलीन को छोड़ करके बाकी जो सभी होते हैं इनके पास में अल्फा अमाइनो ग्रुप कॉमन होता है। ठीक है, साइड चेन के साथ में क्या हो जाता है, R ग्रुप, कार्बन अल्फा कार्बन के साथ में R ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। R ग्रुप के बेस पर हर एक जो अमीनो एसिड होता है उसको डिफाइन किया जाता है एंड उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल मैंने बताया कि ग्लाइसिन होती है जिसमें हाइड्रोजन क्या है, साइड चेन है। एलानिन के पास में भी साइड चेन क्या होती है आपकी, CH3 होती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने देख
लिया कि 20 अमीनो एसिड हैं। 20 अमीनो एसिड में आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं, कैसे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के साथ में कैसे इनका पॉलीमराइजेशन होता है। तो देखिए यहाँ तक तो इन्होंने देख लिया कि जो अमीनो एसिड है कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्फा ग्रुप अमीनो ग्रुप दोनों क्या होते हैं, सेम कार्बन के साथ में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड क्या है, ये क्या है, एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, कैसे ये एक्ट करते हैं। तो देखिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अमीनो एसिड की ये हेडिंग है आपकी बुक में। नेक्स्ट क्या है आपके, अमीनो एसिड कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक्ट एज एसिड, एसिड क्या हो गया आपका, अम्ल हो गया, एंड बेस। ठीक है, तो देखिए गाइस एसिड क्या होते हैं, एसिड होते हैं जो क्या देते हैं हमें, H+ आयन देते हैं। ठीक है, H+ आयन जो हमें देगा, ठीक है, खुद रिलीज करते हैं जो H+ आयन। ठीक है, H+ आयन जो रिलीज करेगा वह क्या होगा, एसिड होगा। और जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेगा H+ आयन को। ठीक है, वो क्या होगा आपका, बेस होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डोनर होते हैं, डोनर होते हैं, और बेस क्या होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टर होते हैं, रिसीव करते हैं H+ आयन को। तो देखिए अमीनो एसिड क्या करते हैं, इनके पास में अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहाँ से ये जो इनके पास में हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, वो कहाँ से रिलीज होगा, किसके बेस पर होगा, पीएच के ऊपर डिपेंड होता है, पीएच के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी को करता है कि जब पीएच इंक्रीज होगी, पीएच इंक्रीज होगी तो ये अमीनो ग्रुप जो है आपके, अमीनो ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, अमीनो ग्रुप हो गया, देन क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। ये क्या करते हैं, अपने प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। लेकिन जैसे ही सबसे पहले पीएच इंक्रीज होगी तो सबसे पहले जो प्रोटॉन रिलीज किया जाएगा वो कहाँ से रिलीज होगा, आपका कार्बोक्सिल से रिलीज होगा, क्योंकि इनके पास में हाई क्या होती है, कैपेसिटी होती है। सबसे पहले ये एसिड है क्योंकि प्रोटॉन रिलीज करते हैं। वो जब बहुत ज्यादा पीएच इंक्रीज हो जाएगी देन अमीनो ग्रुप को भी क्या करनी पड़ती है, बेस है, अमीनो ग्रुप को भी क्या करनी पड़ती है, अपनी क्या प्रोटॉन रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप तो क्या है, ये अमीनो ग्रुप है यहाँ पर प्रोटॉन का एक्सेप्टर। ये क्या है आपका अमीनो ग्रुप, क्योंकि ये प्रोटीन को रिसीव करेगा, प्रोटीन को रिसीव करेगा, जबकि ये क्या है, प्रोटॉन का डोनर है, प्रोटॉन का डोनर है। तो दोनों है इसके पास में नेचर, कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक है, प्रोटॉन का डोनर है, इसलिए जो नेचर है इसका कैसा है, एम्फोटेरिक, ना तो एसिडिक नेचर ना ही बेसिक नेचर, बल्कि दोनों को मिला करके अमीनो एसिड जो होते हैं इनका कैसा नेचर होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब कि इनके पास में क्या है, एक्सेप्टर और डोनर दोनों ही नेचर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, क्योंकि इनके पास में क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है आपका NH ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, साइड चेन है। जब साइड चेन के पास में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिल होगा या फिर क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, और जैसे जैसे पीएच इंक्रीज हो जाएगी तो साइड चेन से भी क्या होता है, प्रोटॉन का डोनेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर कैसा दिखाया गया है, इनका नेचर कैसा है, तो आपसे पूछे कि अमीनो एसिड का नेचर कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर प्रेजेंट है। ये क्या है आपका, एसिडिक नेचर शो करेगा, अम्लीय नेचर शो करेगा, एंड ये क्या करेगा आपका, अमीनो ग्रुप क्या शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है, बेसिक नेचर शो करेगा, ये अपना क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और ये क्या करता है, रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जिसमें से आपका मॉलिक्यूल एक क्या तो डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एसिड और बेस की तरह काम करेंगे। तो जो डोनेट करेगा, डोनर होगा, उसे क्या कहेंगे हम, एसिड कहेंगे, एसिड कहेंगे, और जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर होगा, उसको क्या कहेंगे हम, बेस कहेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल से क्या है, कैरेक्टर है एसिड के और बेस की हमने पढ़े हैं, ये शुरू से ही पढ़ी है तुमने। ठीक है, जब क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि अब देखिए पीएच के बेस पर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे अमीनो एसिड जो है वो अपने हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, रिलीज करते हैं, और कैसे ये एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि पीएच के बेस पर डिपेंड करता है कि ये लेंगे या फिर देंगे। तो हम पीएच के बेस पर समझते हैं कि कैसे यहाँ पर ये काम करेंगे।
तो देखिए पीएच के बेस पर हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि एक अमीनो एसिड के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि हम बना देते हैं आपके CH, ठीक है, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर हमने बना दिया आपका हाइड्रोजन ही बना दिया, ठीक है, ग्लाइसिन। तो पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा, जब क्या होगी पीएच की हम क्या बनाते हैं, कंडीशन शो करते हैं कि जब हाई पीएच होगी, पीएच जब ज्यादा होगी तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं पीएच एंड H प्लस आयन। जब पीएच ज्यादा होगी तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, और जब पीएच क्या होगी, पीएच होगी जब लो, पीएच होगी लो तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी गाइस, क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी हाई। तो देखिए ये क्या होते हैं, पीएच का हाइड्रोजन आयन के साथ में H प्लस आयन के साथ में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जब ये हाई होगा तो ये लो होगा, और जब ये लो होगा यहाँ पर तो क्या होगा, H प्लस आयन हाई होगा, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि पीएच जब धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो सबसे पहले कौन लूज करेगा, ठीक है, फिर कौन लूज करेगा। तो यहाँ पर है पीएच क्या है, यहाँ पर जैसे कि लो है, यहाँ पर क्या है, लो पीएच है, ठीक है। तो लो पीएच है तो सिस्टम के अंदर इनके पास में क्या है, बफर के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जब क्या है, हाई है, तो ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन, ना तो कोई डोनेट करेगा ना कोई एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सभी अपनी मतलब कि एक फिक्स्ड क्या है, स्टेट के अंदर है, किसी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पीएच क्या हुई, इंक्रीज हुई, पीएच इंक्रीज होने लगी धीरे धीरे। तो ये ना करके सबसे पहले ये नहीं करेगा प्रोटॉन अपना रिलीज, कौन रिलीज करेगा, COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा। और कार्बोक्सिल ग्रुप किस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन रिलीज करके आ जाएगा कार्बोक्सिल फॉर्म में, ठीक है, COO नेगेटिव इस फॉर्म में आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और ये हो गई आपकी साइड चेन का हाइड्रोजन, ठीक है। अभी इस पीएच से भी काम नहीं चला, अगर पीएच यहीं पर बैलेंस हो जाती तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्म आ गई है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है। जब दो अलग अलग क्या है आपके चार्ज प्रेजेंट हैं, लेकिन टोटल जो चार्ज है कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव है, क्योंकि प्लस माइनस क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यदि यहाँ पर टोटल चार्ज काउंट किया जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। बाहर से देखने पर हमें क्या दिख रहे हैं, 2 चार्ज दिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे आयन को क्या कहते हैं, हम ज्वेटर आयन कहते हैं। तो अमाइनो एसिड ज्वेटर आयन की फॉर्म भी शो करता है कि इसके पास में 2 चार्ज प्रेजेंट हैं, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज है इसके पास में क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पीएच इंक्रीज होने पर कार्बोक्सिल ग्रुप ने क्या रिलीज कर दिया, H प्लस आयन कार्बोक्सिल ग्रुप ने रिलीज कर दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, अभी यहाँ पर भी इनको चेन नहीं पड़ा, पीएच क्या कर दी और हाई कर दी, ठीक है। अब हाई पीएच हो गई तो बेचारा अमीनो ग्रुप को टेंशन होने लग गई कि अब इसने तो रिलीज कर दिया मेरा नंबर, ठीक है। अमाइनो ग्रुप क्या करेगा, अब अमाइनो ग्रुप के पास में से भी क्या हो जाएगा, ये रिलीज कर दिया जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप के पास में से एक प्रोटॉन रिलीज किया जाएगा जब पीएच बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये तो COO नेगेटिव कंडीशन में है ही, देन CHNH2 यहाँ से अपना इसने एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया। प्रोटॉन जब यहाँ से रिलीज हो गया तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आएगी आपका हाइड्रोजन साइड चेन का। अब देखिए हम अब क्या करेंगे, चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कौन से कंपाउंड पर क्या चार्ज होगा। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर कौन सा चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये तो क्या है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो इस आयन के पास में यहाँ पर चार्ज कितना होगा, ये कितना होगा, पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में आपको कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या है गाइस, इंटरमीडिएट कंडीशन। ये कैसी है, इंटरमीडिएट कंडीशन, जहां पर क्या है, दोनों क्या है, 2 चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए साइन इसको क्या कहा जाता है, ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन कह रहे हैं हम क्योंकि इनके पास में 2 चार्ज हैं, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो ओवरऑल जो चार्ज होगा इस कंपाउंड के पास में कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये साइड चेन दिखा रखी है, यहाँ पर यही दिखाया गया है कि फर्स्टली जब पीएच क्या होगी, पीआई से कम होगी। पीआई किसको बताया गया है,
पीआई किसको बताया गया आपके प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन को कि पीएच कम है प्रोटॉन से। तो देखिए पीएच लेस देन पीआई, पीआई है आपके प्रोटॉन, प्रोटॉन का कंपाउंड नंबर क्या है H प्लस आयन का नंबर ज्यादा है, पीएच क्या है कम है। जब H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो सी डबल ओ कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होगा न्यूट्रल होगा, इसके पास में कोई चार्ज नहीं होगा, ये हाइड्रोजन इसके पास में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब पीएच क्या होगी इंक्रीज होगी, पीएच जब इंक्रीज होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा सी डबल ओ नेगेटिव क्या कर देगा नेगेटिव इस कंडीशन में आ जाएगा और अपना H प्लस आयन रिलीज कर देगा। तो इस जगह पर क्या होगी पीएच बराबर होगी किसके पीआई के, पीएच क्या होगी पीआई के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी अमीनो ग्रुप ने भी जब अपना प्रोटॉन रिलीज कर दिया, यही तो ये करना चाह रहा था, तो यहाँ पर पीएच क्या हो जाएगी पीआई से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में कोई दिक्कत कि ये कैसे किया, अमीनो एसिड एक्ट कैसे कर रहे हैं एसिड और बेस की तरह, किसके ऊपर डिपेंड करता है पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर कैसा होता है अमीनो एसिड का एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक क्यों कह रहे हैं, ना तो क्या है ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है, किसके ऊपर डिपेंड है ये पीएच के ऊपर डिपेंड है। इनके पास में ज्विटर आयन की कंडीशन आती है जिसमें दोनों चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन ओवरऑल चार्ज जो है वो कंपाउंड पर नेगेटिव है, सॉरी जीरो है कंपाउंड पर चार्ज, ठीक है। जब पीएच कम होगी H प्लस आयन ज्यादा होंगे, पीआई ज्यादा होगी तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यही आपकी बुक में देखा रखा है कि जो अमाइनो एसिड के पास में क्या होते हैं ज्विटर आयन प्रेजेंट होते हैं। ज्विटर आयन क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। हम आगे देखते हैं अब ये क्या है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यहीं तक मैं आपका करा पाऊंगी, इससे आगे कल कराऊंगी, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए गाइस हमने अभी यहाँ तक क्या देखा कि मैक्रोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल क्या है माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। यही देखा अभी हमने, लेकिन सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब कंपाउंड के ऊपर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है तो कंपाउंड रोटेट करता है, तो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑप्टिकल नेचर क्या है ऑप्टिकल प्रॉपर्टाइज, ठीक है। मैं आपका एक एक जो टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है उसी के हिसाब से कराऊंगी ताकि आपको बुक पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या कह रही है कि अमीनो एसिड ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट किसको छोड़ा है यहाँ पर ग्लाइसिन को, ठीक है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ में इतना बुरा क्यों हुआ, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड, ऑल अमाइनो एसिड सारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं इनके पास में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। ऑल अमाइनो एसिड क्या होते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन शो करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के अंदर। देखिए गाइस आपके लिए बुक इनफ है, अगर आप ढंग से पढ़ो तो इसमें से ही आप अपना नेट क्या कर सकते हैं CSIR क्रैक कर सकते हैं, लेकिन बुक को पढ़ना अच्छे से, ठीक है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के अंदर क्या करते हैं ऑल अमाइनो एसिड क्या करते हैं रोटेट करते हैं, किसको छोड़ करके ग्लाइसिन को छोड़ करके। तो हमने ग्लाइसिन को क्या करते है क्यों छोड़ा है ये हम बताएंगे। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में क्या करते हैं रोटेट करते हैं, ठीक है। अब ये रोटेशन का ग्लाइसिन को छोड़ने का क्या मतलब है, देखिए सभी के पास में हमने देखा अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोजन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और अल्फा क्या हो गया यहाँ पर अमाइनो ग्रुप आ गया, ठीक है। अमाइनो ग्रुप आ गया, ये अल्फा अमाइनो ग्रुप आ गया, यहाँ पर क्या है साइड से अमाइनो एसिड की क्या होती है हाइड्रोजन होती है। तो देखिए ये जो नेचर है इसका कैसा है एसिमेट्रिक नेचर, ठीक है। तो देखिए प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में रोटेट करती है, जो मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं उनको क्या कहते हैं किरेल मॉलिक्यूल कहते हैं। किरेल मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि इनके पास में क्या होती हैं सभी के पास में जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है एक्रेल मॉलिक्यूल है, एक्रेल मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसके पास में एक ही कार्बन के साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दो सेम कॉन्स्टिट्यूट क्या है अटैच्ड है एक सिंगल कार्बन से। जबकि हम देखते हैं एलानिन,
ठीक है, क्योंकि इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है, ये भी सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर आपका, अमाइनो हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका CH3। तो देखिए ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, किरैल मॉलिक्यूल है, किरैल मॉलिक्यूल है। इसके पास में कार्बन की जो वैलेंसी के साथ में चारों के चारों मॉलिक्यूल अटैच हैं, चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये क्या है अपने अलग अलग हैं, तो इसको रोटेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मॉलिक्यूल कैसा है, किरैल मॉलिक्यूल है। जबकि ग्लाइसिन कैसा है, ग्लाइसिन है आपका एकिरैल, इसलिए ग्लाइसिन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इसलिए क्या कर दिया है, इसको छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये किरैल मॉलिक्यूल है। तो ये कहा गया है कि अमाइनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ करके सारे क्या होते हैं, लाइट के अंदर रोटेशन शो करते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली जो एक्टिव नेचर के मॉलिक्यूल होते हैं ये रोटेट करेंगे। अब रोटेशन डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो डायरेक्शन हो गई इनके पास में 2, ठीक है, डायरेक्शन हो गई, रोटेशन की डायरेक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, 2 डायरेक्शन हो गई। एक तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, और एक हो गया काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इनको क्या किया जाता है, डी रोटेटरी कहा जाता है, जबकि इन्हें क्या कहा जाता है, लेबोरेटरी या फिर एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि चारों की चारों वैलेंसी जब क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है, कार्बन के साथ में जब चारों वैलेंसी अलग अलग होंगी तो उस कंपाउंड को किरैल कंपाउंड देखा जाएगा। आपके पास में जितने भी क्या है अमाइनो एसिड है उनको देखना, सभी के पास में अलग अलग ग्रुप जो है वो अटैच होंगे। ओनली अमाइनो एसिड ग्लाइसिन के पास में हाइड्रोजन आर ग्रुप में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एकिरैल कहा गया है, ठीक है। ये रोटेट नहीं कर पाता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के अंदर, इसलिए ये ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकल जो कंपाउंड होते हैं ये क्या करते हैं, लाइट के जब डाली जाती है कंपाउंड के ऊपर, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जब डाली जाती है तो या तो ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, या तो ये रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या फिर रोटेट करते हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज। जब ये रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो ये राइट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, राइट होंगे तो उनको डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, या फिर पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि ये क्या होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं तो लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है, या फिर इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ना बोल करके लेबोरेटरी बोला जाता है, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड रोटेट करता है या तो क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। कंपाउंड के ऊपर जब पोलराइज लाइट डाली जाएगी, जब ये क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब ये काउंटर क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा तो इनको क्या बोला जाता है, लेवो रोटेटरी, ठीक है, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहां तक आया समझ में, और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे उनको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि आपका लेबोरेटरी होता है, लेवो रोटेटरी होता है, उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मैं समझाती हूँ। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जब किसी अमाइनो एसिड के ऊपर लाइट डाली जाती है, पोलराइज लाइट डाली जाती है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, रोटेशन शो करता है, ठीक है। जब चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के पास में डिफरेंट होंगे देन मॉलिक्यूल को हम कहेंगे किरैल मॉलिक्यूल। किरैल मॉलिक्यूल जब चारों के चारों क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन जब 2 या 3 सब सेम होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, कोई भी एक भी सेम हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सेम हो गए, हाइड्रोजन, देन उनको क्या कहा जाएगा, एकिरैल मॉलिक्यूल, ठीक है। वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के अंदर रोटेशन शो नहीं कर पाएगा, मतलब कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एकिरैल मॉलिक्यूल कहेंगे। अमाइनो एसिड, सारे जो अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर ओनली ग्लाइसिन के अंदर ही ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें, बाकी सारे क्या होते हैं, किरैल मॉलिक्यूल होते हैं, रोटेशन शो करते हैं। अब हम बताएं कि रोटेशन कितने होते हैं, 2 टाइप का रोटेशन होगा, एक तो होगा आपका क्लॉकवाइज घड़ी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी घड़ी क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जब क्लॉकवाइज होगा तो हम उसे कहेंगे क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से, ठीक है, याद रखना ये सब, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड जो लेवोरेटरी होगा, काउंटर क्लॉकवाइज जो होगा उसे क्या कहेंगे हम, लेवो रोटेटरी, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, जैसे ये हो रही है आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, देन ये करेगा लेवो रोटेटरी, काउंटर क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड नेगेटिव साइन से क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन किसके लिए होते हैं, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए स्मॉल डी एंड लेवोरेटरी के लिए स्मॉल एल। यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत? देखिए आपके वो एग्जाम्पल भी ग्लाइसिन का दिया गया है, ग्लाइसिन के पास में क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। जबकि आपके एलानिन के पास में चारों के चार है, और आप अमीनो एसिड देखना आपकी बुक में दे रखे हैं, सभी के पास में देखना कि किसके पास में सिमिलर है साइड चेन इनके जैसी ही, ठीक है। चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे, देन वो क्या होंगे आपके, क्या होंगे गाइस, वो होंगे आपके चिरल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिकल जो एक्टिविटी होती है उसको किससे मेजर किया जाता है, इसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, पोलरीमीटर का यूज किया जाता है, पोलरीमीटर का यूज किया जाएगा, किसको मेजर करने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव, ये याद रखना आप, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को आ जाए एग्जाम में कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को किससे मेजर किया जाता है, पोलरीमीटर से मेजर किया जाता है, पोलरीमीटर से मेजर किया जाता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल जो एक्टिव कंपाउंड है वो रोटेट करेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा जब इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर लाइट डाली जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसके लिए क्या दिया गया है, रोटेशन का सॉल्यूशन दिया गया है एक फिक्स वेवलेंथ के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। देखिए फिक्स वेवलेंथ एंड टेम्परेचर के ऊपर जब एक मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाएगा तो उस रोटेशन को कहेंगे हम स्पेसिफिक रोटेशन। यहाँ पर रोटेशन के लिए क्या दिया गया है, एक सॉल्यूशन दिया गया है कि, ठीक है, अल्फा फिक्स टेम्परेचर हो गया, और ये हो गई आपकी लैम्बडा इंटू सी इंटू एल, ठीक है, ये हो गया आपकी कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर ए क्या बताता है, रोटेशन किस डिग्री पर हो रहा है, ठीक है। सी क्या बताएगा आपका, कंसंट्रेशन को बताएगा, एल बताएगा आपका लाइट की पाथ लेंथ क्या है, एंड अल्फा क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर की, और जो टेम्परेचर के साथ में क्या दिया गया है, लैम्बडा वेवलेंथ कितनी दी गई है, ठीक है। स्पेसिफिक जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर रोटेशन देखा जाएगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ के ऊपर जब कंपाउंड का रोटेशन देखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आगे समझ में, सी क्या है, कंसंट्रेशन है, एल क्या है, लाइट की पाथ लेंथ कितनी है, यहाँ पर टेम्परेचर है, और लैम्बडा क्या शो कर रहा है, ये वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये कितने डिग्री पर किया जा रहा है, ठीक है, रोटेशन कितने डिग्री पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ऑप्टिकल जो रोटेशन है क्वांटिटेटिव, देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। पोलरीमीटर क्या मेजर करता है, आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है। ये मैं समझा देती हूँ, ये लाइन इजीली समझ में नहीं आती है, पोलरीमीटर के थ्रू ये लाइन जो दे रखी है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जो मेजरमेंट होता है कैसा होता है गाइस, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, ना कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर होता है, क्वांटिटेटिव मतलब कि इनकी मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक क्वांटिटी देखी जाती है ना कि क्वालिटी, ठीक है, कितना नंबर है, कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है। लाइट जब डाली जाती है तो कंपाउंड का रोटेशन देखा जाएगा, ठीक है, रोटेशन देखा जाता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है रोटेशन की, ये मेजर किया जाता है। ऑप्टिकल जो रोटेशन होता है कंपाउंड का किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, लाइट की पाथ लेंथ क्या है, लाइट की पाथ लेंथ क्या है, ठीक है, लाइट की पाथ लेंथ क्या है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, एंड वेव लेंथ कितनी है, वेव लेंथ कितनी है। जब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड या फिर पर्टिकुलर क्या किया जाता है, जब एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर एंड फिक्स वेवलेंथ के ऊपर, फिक्स टेम्परेचर एंड गिवन वेवलेंथ के ऊपर क्या किया जाता है, रोटेशन देखा जाता है कंपाउंड का, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर की जाती है। तो उस रोटेशन को क्या कहते हैं गाइस, स्पेसिफिक रोटेशन, क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है।
आया समझ में? तो देखिए ये क्या कह रही है आपकी बुक कि यहाँ जो रोटेशन, देखिए यहाँ पे क्या कह रही है कि रोटेशन जो है वो लाइट का किसके कारण होगा है, पोलरीमीटर के थ्रू मीजर कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मीजरमेंट होता है, ठीक है। ये जो रोटेशन होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकल जो रोटेशन होता है कि कौन से प्लेन में रोटेट कर रहा है कंपाउंड, ठीक है। साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है। रोटेशन कंपाउंड का डिपेंड किसके ऊपर करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है आपका, कितने डिग्री पर है, अल्फा हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर वेवलेंथ हो गई इंटू कंसंट्रेशन इंटू लाइट की पाथ लेंथ क्या है, ठीक है। ये इसका याद रखना फॉर्मूला क्या है। तो स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है कि ऑप्टिकल जो रोटेशन है गिवन कंसंट्रेशन पर, गिवन टेम्परेचर एंड लाइट की पाथ लेंथ पर, वेव लेंथ पर जो रोटेशन कंपाउंड के थ्रू शो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम स्पेसिफिक रोटेशन शो करते हैं। तो देखिए जब पोलराइज लाइट डाली कंपाउंड के ऊपर, ठीक है, कंपाउंड क्या है, कभी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के अंदर जब इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो ये क्या कर रहा है, रोटेशन शो कर रहा है। ये रोटेशन डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। यदि रोटेशन होगा क्या आपका, ये हो गया लाइट डाली गई है यहाँ पर, यदि रोटेशन होगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कंपाउंड रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंपाउंड क्या करेगा, जब रोटेट करेगा कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसे क्या कहा जाएगा आपका, क्लॉकवाइज कहा जाएगा रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाएगा। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर ये राइट साइड में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जब क्या होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसे क्या कहा जाएगा गाइस, काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर क्या होगा लेवोरेटेटरी होगा, स्मॉल एल, या फिर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है गाइस। यहाँ तक आया समझ में? कल मैं आपको क्या कराऊंगी, इससे आगे का क्या है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन एंड अमाइनो एसिड्स क्या है, ठीक है, इनका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, ये सब आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक जो है वो चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।